हेलो बच्चों, आ जाइए, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। बच्चों थोड़ा गैप हो गया तो तबीयत मेरी ख़राब थी। ओके, तो विलम्ब के लिए सॉरी। ठीक है, तो आज हम लोग मैग्नेटाइजेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस कर्व, हिस्टैरिसीस लूप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 नंबर का एग्जाम में आता है। तो पहले व्हाट इज हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग बिहाइंड। नाउ व्हाट इज लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग बिहाइंड तो कोई एक दूसरे के साथ साथ ना चलता हो, उसके पीछे पीछे चलता हो, इसको कहते हैं लैगिंग बिहाइंड और हिस्टैरिसीस। तो बच्चों हिस्टैरिसीस में क्या है, जनरली एक ग्राफ है आई एंड एच के बीच। आई एंड एच, आई क्या था, मैग्नेटाइजेशन, एच क्या था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसमें हम जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं और फिर डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो ये मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का जो साइकिल है, उसी साइकिल को हम इस ग्राफ में दिखाते हैं, जिसको कहते हैं हिस्टैरिसीस। तो बच्चों जब हम कोई सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होती है, तो दिस इज योर मैग्नेटाइजेशन कर्व। ये आपका ओ ए मैग्नेटाइजेशन कर्व, मैग्नेटाइजेशन कर्व, ये है मैग्नेटाइजेशन ओ ए। हमने जब भी किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया तो वो ये पाथ फॉलो करेगी, 0 to A, स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चों ए के बाद ये पॉइंट, इसके बाद ग्राफ मेरा इस तरह से हो जाता है, जिसको कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब इसके बाद हम चाहे जितना भी एच बढ़ाएं, एक्सटर्नल एजेंट जितना भी बढ़ाएं, मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। क्लियर। तो ओ ए क्या है, मैग्नेटाइजेशन कर्व, एंड ए इज द सैचुरेशन पॉइंट। अब हम उसको जब डीमैग्नेटाइज करेंगे तो ये वापस उसी रास्ते नहीं आती है। इट नेवर कम्स अलोंग द सेम पाथ, बट इट फॉलोज अनदर पाथ, ए बी, ए से बी पे। ओके, नाउ बी पॉइंट में देखिए आप, बी पॉइंट में आपका दैट इज एच इज 0 बट आई इज नॉट 0। मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ, तो ओ बी तो हम कहते हैं, ओ बी इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब जब हम उसको मैग्नेटाइज करेंगे तो वो, जब हम उसको डीमैग्नेटाइज करेंगे तो वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, उसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा रहेगा, तो उसी को कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी। तो व्हाट इज रिटेंटिविटी, इट शुड बी क्लियर। रिटेंटिविटी मतलब when we remove the external field, when we demagnetize a substance, then it totally does not loses its magnetism. It retains some magnetic property. That is called retentivity. Clear? तो OB को कहते हैं रिटेंटिविटी। OB की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो सब्सटेंस उतना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, जितनी कम होगी वो उतना कम ही उसके पास रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। अब बच्चों आई को 0 करने के लिए यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ इस पॉइंट में मेरा क्या है, एच तो 0 है, एच इज 0 बट आई इज नॉट 0। एच 0 है, आई इज नॉट 0। अब हमको आई को 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन को बदल देते हैं। अगर हम, मेरा एक्सटर्नल एजेंट करंट है, तो हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन को बदल देंगे। पहले अगर क्लॉकवाइज था, अभी एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे। क्लियर।
तो आई शुड चेंज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, जिसको हम कहते हैं माइनस एच, और इसको कहेंगे माइनस आई। तो उसके बाद हमने देखा कि ये फिर डीमैग्नेटाइज, ये BCB क्या है, डीमैग्नेटाइज ही हो रहा है। अब पॉइंट सी पे आइए। सी पे क्या है, सी पे आई तो जीरो है, एच इज नॉट जीरो, दैट इज OC। OC पे क्या है, आई तो जीरो हो गया बट एच इज नॉट जीरो, एच मेरा जीरो नहीं है, मतलब मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया लेकिन एक्सटर्नल फील्ड मेरा जीरो नहीं है। क्लियर? तो इसको कहते हैं कोएर्सिविटी। OC को कहते हैं कोएर्सिविटी कहते हैं। So this is very important terms in this graph, retentivity and coercivity. Retentivity में क्या है, एक्सटर्नल फील्ड जीरो है लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है, उतना पोर्शन को कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रिटेंटिविटी। कोएर्सिविटी में क्या है कि मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया लेकिन एक्सटर्नल फील्ड जीरो नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स है, तो OC को कहते हैं कोएर्सिविटी। क्लियर? अगेन यहाँ से बच्चों फिर ये मैग्नेटाइज हो रहा है, ये मैग्नेटाइज हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, और दैट इज CD क्या है, इट इज मैग्नेटाइजेशन कर्व इन अपोजिट डायरेक्शन। तो C से D की मैग्नेटाइज हुआ, D मेरा क्या है, सेचुरेशन पॉइंट है, इसके बाद उसको हम मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। फिर इसको हमने क्या किया, डीमैग्नेटाइज किया, तो फिर आपका ये डीमैग्नेटाइजेशन कर्व है, हमको फिर यहाँ आ गया, यहाँ हमको फिर से क्या मिला, रिटेंटिविटी, आई इज नॉट जीरो बट एच इज जीरो। उसके बाद आई को जीरो करने के लिए फिर हमने इसको डीमैग्नेटाइज किया, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरा आई इज जीरो बट एच इज नॉट जीरो। उसके बाद हमने फिर ये मैग्नेटाइज किया इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो दिस ग्राफ इज ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। क्लियर? अब बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया ग्राफ का 1 2 3 4 या 5 6 लाइक दैट। तो कर्व 1 क्या बता रहा है, मैग्नेटाइजेशन। कर्व 2 क्या बता रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन। कर्व 3 क्या बता रहा है, मान लो ये आपका, मैंने 3 इसको कर दिया, 6 ये 7 मान लो। तो कर्व 7 क्या बता रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन। कर्व 3 क्या बता रहा है, मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। कर्व 4 क्या बता रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड देन कर्व 5 क्या बता रहा है, दैट इज योर अगेन डीमैग्नेटाइजेशन। कर्व 6 क्या बता रहा है, अगेन मैग्नेटाइजेशन। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसी से आपको ग्राफ दे दिया रहेगा, कहेगा कि कौन सा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का ये साइकिल है। आई थिंक क्लियर, रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी। अब इसमें बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, दैट इज आई इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। आई जो किस is directly proportional to H for which substance, that is your paramagnetic. That should be clear. I is directly proportional to H only for paramagnetic. तो इसका ग्राफ बच्चों स्ट्रेट आएगा। The graph of this will be straight line because it is directly proportional. तो एग्जाम में ये पूछता भी है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ग्राफ बनाइए आई एंड एच का, और दैट इज योर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ग्राफ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ग्राफ। तो ये शुड बी वेरी मच क्लियर। नॉट स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। नेक्स्ट इज दैट एरिया ऑफ द लूप। ये जो लूप है मेरा ABCDEFA, ये लूप, इसकी एरिया जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। दैट इज एरिया ऑफ द लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी वेस्टेज। And the third important point is that energy is not conserved. इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होता है,
क्योंकि बच्चों एनर्जी कंजर्व उसी प्रोसेस में होता है जो प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं। ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, सिंस इट इज़ नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस, सो एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड हियर, इसमें एनर्जी वेस्ट होती है। क्लियर? ओके, प्लीज़ छाप लें, इतना तो छाप लें। ओके बच्चों, अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, ये आपको दो ग्राफ दे रखा है, दो ग्राफ, इसमें एरिया का डिफरेंस है। तो जिसका एरिया ज़्यादा होता है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आता है, और जिसका एरिया कम होता है वो टेम्पोरेरी मैग्नेट बनाने के काम आता है। जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट एक परमानेंट होता है, एक टेम्पोरेरी होता है। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए एरिया ज़्यादा होना चाहिए और टेम्पोरेरी के लिए एरिया कम होना चाहिए। और भी कुछ फैक्टर्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं, व्हिच मटेरियल इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट? कौन सा मटेरियल परमानेंट मैग्नेट के लिए बेटर है? तो वो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वही बेटर है परमानेंट मैग्नेट के लिए जिसके पास हाई रिटेंटिविटी हो, हाई कोएर्सिविटी हो, लार्ज हिस्टेरिसिस एरिया हो एंड हाई परमिएबिलिटी। क्लियर? तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी, हाई परमिएबिलिटी एंड लार्ज हिस्टेरिसिस लुक या एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मटेरियल इज बेटर फॉर कॉइल ऑफ जनरेटर और ट्रांसफार्मर? कोर, जैसे कि आपने आपको पता है जनरेटर के अंदर कॉइल होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं राइट तब वो मैग्नेट बनता है। को ट्रांसफार्मर के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवेश करती है तभी वो मैग्नेट का काम करता है। तो कौन सी मटेरियल बेटर है, उसके लिए क्या क्वालिटी है? लो रिटेंटिविटी, लो कोएर्सिविटी, स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लो। इसमें जब हमको आवश्यकता है तभी वो मैग्नेट बनेगा और जब आवश्यकता नहीं है तो मैग्नेट नहीं बनेगा। इसलिए उस सब्सटेंस का क्वालिटी क्या होना चाहिए? लो रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी जीरो हो नहीं सकता बच्चों, तो लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी ताकि वो जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। एंड स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लो। स्मॉल एरिया होने से क्या होगा? एनर्जी लॉस कम होगी। क्लियर? तो इसको छाप लीजिए। एंड दिस इज एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। आपको कोई डाउट है यू कैन गिव द कमेंट्स। ओके बच्चों, थैंक यू।